जब राजनीति में सबसे अहम जो होता है चुनाव लगभग नज़दीक आ चुके हैं, और सबसे पहले मैं अरुण कुमार जी आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि विपक्ष की भूमिका में आप रहे हैं, तो आप से कुछ सवाल हैं। वर्तमान समय में जिस तरह विपक्ष की बात होती है और विपक्ष के अंदर युवा जो है नेता हैं आपके, कितने अपने आप को आप अगर आज के परिदृश्य में हम देखें, जिस तरह कोरोना को लेकर चुनाव अब की बार होने जा रहा है, कोरोना जैसी महामारी, ऊपर से वहाँ बिहार के अंदर बाढ़ और भी बहुत सारी स्थिति और समस्याएं आपके सामने हैं। सभी पार्टियों ने वहाँ शासन किया है, कोई भी ये नहीं कह सकता, चाहे आप हैं या वो बीजेपी है या जनता दल यू है, सब ने शासन किया। आप कैसे देखते हैं वर्तमान सरकार को कि किन मुद्दों पर आप चुनाव के अंदर जनता से वोट मांगने जाएंगे और आप ये कह पाएंगे कि हम इन मुद्दों पर, खास मुद्दे आपके लिए क्या अहम है इस वक्त चुनाव में, जहां आपको लगेगा कि हमें इस मुद्दों पर वोट मिलनी चाहिए? ये ना ही कोरोना रोक पाई है, ना ही बाढ़ रोक पाई है, और ना ही बेरोजगारी रोक पाई है। इस समय बिहार की सबसे बड़ी जो मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा है। जो बाहर से मजदूर आए हैं, कोरोना काल में पैदल आए, कुछ गाड़ी से आए, उनको रोजगार देने की बात हो रही है, लेकिन कहीं कुछ नहीं। ये एक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं दिए हैं। ये लिस्ट कल जारी कर दिए कि हम 4 लाख को दे दिए, 5 लाख को दे दिए। वही जब तेजस्वी जी ने कहा कि आप जितने लोगों को जहां आप रोजगार देने का काम किया उसका लिस्ट जारी कीजिए, तो लिस्ट उनके पास है ही नहीं। तो मुंह से बोलने से काम नहीं चलेगा। बिहार में बेरोजगारी बहुत भयंकर समस्या बन के उभरी है। बिहार में जो ये कोरोना काल में करीब करीब कितने लोग बेरोजगार हुए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। पूरे देश में तो कम से कम 2 करोड़ का आंकड़ा है, लेकिन बिहार का आंकड़ा अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन पूरे देश में 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं। तो बिहार का सबसे प्रमुख जो है चुनावी मुद्दा जो है ये बेरोजगारी रहेगा। और हमारे दल के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक नंबर भी जारी किया है, जो उस नंबर से लोग जुड़ करके वहां बेरोजगारी को दूर करने के लिए नेता प्रतिपक्ष अपने स्तर से अभी से ही कार्रवाई कर रहे हैं। सरकार हमारी बनेगी तो 5 लाख जो रिक्त पद है उस पर बहाली किया जाएगा। बिल्कुल। मेरे साथ संदीप चौधरी जी भी हैं। संदीप चौधरी जी, आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, अगर बात करें जिस तरह बात हो रही है, क्योंकि बड़ा अहम है अब के बार चुनाव के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उसे देखने के लिए सभी लोगों की नज़र बिहार पर है, क्योंकि ऐसी महामारी के बीच चुनाव होने जा रहा है कि जिसने पूरे विश्व को हिला रखा है। और ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्योंकि वोट परसेंटेज सबसे अहम होता है राजनीति के अंदर, और संदीप जी अगर हम देखें जिस तरह लोगों को बाहर निकालना होगा, ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज पार्टियों के लिए होगा, क्योंकि कोरोना के लिए तो आपको भी पता है कि जिस तरीके से पूरा विश्व जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं, और अभी तक कुछ पता नहीं है कब तक वैक्सीन आएगी। ऐसे में अगर चुनाव होते हैं, क्योंकि अभी कयास हैं केवल, जिस तरीके से कहा जा रहा है, अगर चुनाव होते हैं, वैसे तो होंगे ही ऐसा कहा जा रहा है, तो उसे लेकर पार्टियों को सबसे बड़ी बात जो करनी है, जो तैयारी आप उसे देख रहे हैं कि किस तरह से लोग ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल के आए और बिना किसी मैं कहूँगा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करते हुए, और बिना किसी कोरोना पॉजिटिव आए कोई व्यक्ति, किसी को कोई हानि भी ना हो, उसे चुनाव कराना कितनी बड़ी चुनौती बिहार में आपको लग रही है? क्योंकि सबसे पहला सवाल तो यह है कि लोग बाहर निकल के आए, क्योंकि वोट पे जब वोट परसेंटेज है, सारा खेल उस पर होना है। तो कैसे देखते हैं आप कि कितना प्रभावित अब की कोरोना इस चुनाव को करने जा रहा है? संदीप जी। जी
जी, मुझे लग रहा है संदीप जी से बात नहीं हो पा रही है। और हमारे साथ अजीत चौधरी भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजीत जी, अगर हम देखें वर्तमान समय में, तो जिस तरह आप जब बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और जदयू जब आपस में सरकार में शामिल हैं, ऐसे में अब चुनाव में जब आप लोग जाएंगे तो सबसे बड़ी जो चुनौतियां हैं वो आपके सामने बहुत सारी है। जैसे चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम सभी सीटों पर लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके अलावा बहुत सारे और भी घटक दल हैं जो ऐसे ही तैयार हैं कि भाई हमारी बातें मानी जाए। ऐसे में चुनाव के अंदर जाना और सभी लोगों को साधना कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं, और आपको क्या लगता है कि आप कितने प्रभावी होंगे उन सबको साधकर एक साथ चुनाव लड़ने के लिए? जी अजीत जी। धन्यवाद। आपका नाम मैं भूल गया, आप क्या एंकर के रूप में? जी, मैं परविंदर गोस्वामी जी। सबसे पहले तो मैं ये बताना जी, जी हेलो, हाँ जी प्रविंद्र जी। जी अजीत जी, आवाज आ रही है आपकी, बताइए जी। सबसे पहले तो मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जो अभी एक राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता अरुण जी बैठे हुए हैं, उनसे मैं एक बड़ा सवाल करना चाहता हूँ। जो बड़ा बेरोजगारी को हल्ला कर रहे हैं, और ये जो तेजस्वी हैं, तेजस्वी नहीं है तेजस्वी है, ठीक है ना, इनसे पूछिए कि इनके पास 4,000 करोड़ रुपया मनरेगा में मजदूरी करके आया। इनकी बहन के पास, मीसा भारती के पास 8,000 करोड़ रुपया मनरेगा में मजदूरी करके कमाया इन्होंने। इनके जो पिताजी हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, जो आज जेल में है और अब जेल में भ्रष्टाचार और चारा घोटाले में आरोपित होकर के सजा याफ्ता है, सजा काट रहे हैं। तो ये सब सारी चीजें ईमानदारी से इन्होंने अर्जा है क्या? अगर इनको चिंता है बेरोजगारी की, बिहार के नौजवानों की, तो जितना इन्होंने गैर कानूनी तरीके से संपत्ति को अर्जित किया है, इनको बताना चाहिए और कहना चाहिए कि मैं इन्हीं पैसों से, ऐसे जो हमने जो एक नंबर एक जो जारी किया है और बेरोजगारी की जो सूची ले रहे हैं, उन सबको मैं जो है इन्हीं पैसों से रोजगार देने वाला हूं, जिन पैसों से हमने जो है गैर कानूनी तरीके से कमाया है, अर्जित किया है, बिहार को लूटा है, गरीबों के पैसा खाया है, जानवरों का चारा खाया है। ये बताना चाहिए है? आप दूसरी बात ये कह रहे थे बाढ़ की और कोरोना की। जी, अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव के लिए अब वर्तमान में अहम मुद्दे बहुत सारे हैं। जी अजीत जी। देखिए, मैं संजय जी एक बात मैं स्पष्ट करूं, जो भी मुद्दे हैं, अब तक एनडीए की सरकार को बिहार के लोगों ने अपना पूरा समर्थन दिया है, और लगातार बिहार में जो सरकार है वो सुशासन की सरकार है, वो विकास की सरकार है, वो दलितों की सरकार है, वो गरीबों की सरकार है। ऐसे ऐतिहासिक कार्य इस एनडीए कार्यकाल में हुए हैं जो आज तक पिछली सरकारों ने कभी किया ही नहीं है। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं। पंचायत चुनाव एनडीए सरकार में बिहार में किया गया, और पंचायत चुनाव होने की वजह से बिहार में दलितों को और गरीबों का सामाजिक परिवर्तन हुआ, राजनैतिक परिवर्तन हुआ, लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हुए, और हजारों दलित गरीब मुखिया बने, पंचायत सचिव बने, और गांव का विकास हो रहा है। गांव में जो है जी, जिस तरह गठबंधन जो जिसकी बात आप कर रहे हैं एनडीए की, उसी में बड़ी, अगर हम देखें, लगातार ऐसी बातें सामने आ रही हैं अजय जी कि आपस में ही आपके यहाँ बड़ा विरोध चल रहा है। खुद चिराग पासवान लगातार विरोधी बयान दे रहे हैं। उसके अलावा भी बहुत जगह सवाल खड़े हैं। ऐसे में बड़ी चुनौती बन जाती है आपके सामने, कैसे देखते हैं इसे? जी, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जो है लोकतंत्र पर स्थापित भारतीय जनता पार्टी, और डेमोक्रेसी को पूरी तरह से जो है पालन करती है।
यहाँ ईमानदारी से बातों को रखने का अधिकार सबको है, ये लोकतंत्र है। और अगर कहें कि हमारे जो पार्टनर हैं एनडीए के एलजेपी और जो चिराग पासवान जो लगातार बयान दे रहे हैं, ठीक है, अगर उनको अपने तरीके से कहीं कुछ कमी नजर आ रही है, वो बोल रहे हैं, तो इसमें वो उनकी अपनी जो है विश्लेषण है, मूल्यांकन है, उस पर हमें नहीं कुछ करना। रही बात सीट की शेयरिंग की, रही बात एक मिनट मुझे बोलने दीजिए ना, आप बोल लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा ना। मैं रही बात सीट जी, तो ये अरुण जी मैं आपके पास भी आऊंगा। अरुण जी अगर बात करें जी, अरुण जी आपके पास भी आऊंगा। अजीत जी को बात पूरी करने लीजिए। जी अजीत जी बोलिए। मैं अरुण जी मुझे बोलने इसीलिए मैं नहीं आता हूं जहां राष्ट्रीय जनता दल वाले लोग आते हैं, कांग्रेस वाले लोग ऐसे ही हल्ला करते हैं। भाई चुपचाप से सुन तो लीजिए, आप बोलिएगा। इनको विरोधी से मतलब नहीं है। बिल्कुल मैं ये लोग अरुण जी आपके पास भी आऊंगा। बोलिए अजीत जी। ऐसे ही बहस ये लोकतंत्र से मतलब नहीं है इनको। इसलिए तो जनता आपको अब तक जो है आपको दिखाते हैं कि आप सही में फेलस्टी के जनता आपको फॉलोअर, रिजेक्ट करने वाली है। इसीलिए आपको फेलस्टी का फॉलोअर कहा जाता है। चल जाएगा अभी भी आपके अंदर जो जी अरुण जी मैं आपके पास भी मुद्दे पे आऊंगा कि बात हो रही है राजनीतिक मुद्दों की, और आपके पास भी पूरा वक्त होगा अपनी बात को रखने के लिए। मैं चाहता हूं कि कुछ बातें सामने आए, क्योंकि बहुत अहम है बिहार की राजनीति वर्तमान में। पूरा देश देख रहा है जो बिहार में चुनाव होना है। ऐसे में अगर बातें ही सामने नहीं आएंगी तो कैसे होगा। मैं संदीप जी आपके पास आना चाहूंगा, आपसे बात नहीं हो पाई। संदीप जी अगर देखें आप, जिस तरह चुनाव की बात हो रही है, तो कोरोना अब की बार बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाला है चुनाव। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती होगी लोगों को घरों से बाहर निकालना, और घर से बाहर निकालकर उन्हें वोट के लिए प्रेरित करना और बूथ तक लाना। यह बहुत बड़ा चैलेंज है। इसे लेकर आपको क्या लगता है कि अब की बार कोरोना में इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं, पहले तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हो जाती थी, लेकिन अब की बार जो चुनाव है बड़ा अहम भी है और बड़े अलग तरीके से चुनाव होने वाला है। मतलब हर किसी के लिए पहला मैं कहूंगा एक अनुभव रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि उसे लेकर क्या संभावनाएं दिख रही हैं कि वोट परसेंटेज में, फिर कह रहा हूं कि जो वोट परसेंटेज पहले ही वोट परसेंटेज कम रहता है 70%, 75%, ऐसे में अब कोरोना जो काल है उसे लेकर पार्टियों की वास्तविक तैयारी क्या होनी चाहिए? क्योंकि चुनाव आयोग तो जो भी एक गाइडलाइन जारी करेगा वो करेगा ही। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौतियां तो पार्टियों के लिए है, और खासकर उन सब लोगों के लिए जो लोग जैसे निर्दलीय हैं उनके लिए। तो ऐसे में संदीप जी आपको क्या लगता है बिहार के अंदर क्या कुछ नया होने जा रहा है अब की बार? जी संदीप जी। देखिए गोस्वामी जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से बिहार का चुनाव है, पहली बात तो आपको एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि बिहार का जो वोटर है या बिहार के जो लोग हैं वो किसी फाइटर से कम नहीं है। वो सारे काम विपरीत परिस्थितियों में करते हैं, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, वो हर जगह जाते हैं, हर जगह काम करते हैं। और जहां तक बात आती है कोरोना पीरियड है, वाकई एक दिलो दिमाग में डर भी है, प्रॉब्लम भी बड़ी है, और आज की तारीख में हम दुनिया में टॉप पे चल रहे हैं कोरोना के मामले में। लेकिन इससे डर के घर में तो नहीं बैठ सकते। ये एक ऐसा इम्तिहान की घड़ी है जो इलेक्शन आया है कि आपको इसको करना पड़ेगा और आपको वोट भी डालना पड़ेगा, बाहर भी निकलना पड़ेगा। लेकिन इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि सरकार चाहे नीतीश की बन जाए, चाहे लालू की बन जाए, चाहे बीजेपी की बन जाए, चाहे किसी और की बन जाए, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें अपने काम करते हैं। ऐसे लोग मुझे लगता है वोट डालने के लिए नहीं निकलेंगे, क्योंकि वो अपनी सेफ्टी पहले देखते हैं। और रही बात, कुछ लोगों को इलेक्शन से फर्क पड़ता है, सरकारें अपनी पसंद की बनाने चाहते हैं। और इस बार बहुत से लोगों में अलग अलग चीजें, जिस तरीके से बिहार के लोगों ने हिंदुस्तान के कोने कोने से बिहार में पहुंचे हैं, इस लंबे पीरियड में बहुत मुसीबतें उठा के पहुंचे हैं, लड़कियां साइकिल चला के पहुंचे हैं, बड़े बुजुर्ग बड़ी मुश्किलों से पहुंचे हैं, मतलब इम्तिहान की घड़ी से गुजरे हैं ये लोग। तो देखना होगा, सरकारों ने मदद की होगी तो वो सरकार को वोट करने के लिए बाहर निकलेंगे, सरकार से नाराजगी होगी तो नाराजगी में वोट करने के लिए बाहर निकलेंगे। लेकिन इलेक्शन होगा, वोटिंग होगा, इसका रिजल्ट देखने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। जी अच्छा, अब की बार ऐसा लगता है संदीप जी कि जो प्रवासी लोग हैं, जिस तरह से कहा जा रहा है सबसे ज्यादा जो लोग वापस आए हैं वो बिहार में आए हैं।
आपको क्या लगता है कि चुनाव में कितना बड़ा प्रभाव वो डालने जा रहे हैं इस बार? जी संदीप जी। देखिए, इस बात का बिल्कुल चुनाव पे प्रभाव पड़ेगा गोस्वामी जी, क्योंकि कई लोगों का मैंने भी ये चीजें सुनी है, मेरे टच में भी आए हैं कि जो लोग बाहर काम करते थे, मजदूर थे, वो इतनी मुश्किलों से घर पहुंचे। उन्होंने कहा है कि घर में चाहे एक टाइम खाना मिल जाए, हम बिहार में रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो वहां की सरकारों को और राजनीतिक दलों को ये चीजें भी सोचनी पड़ेगी कि बिहार का ही आदमी क्यों हिंदुस्तान के कोने कोने में मजदूरी करने के लिए जाता है, क्यों हम उसको मजदूरी अपने बिहार में नहीं दे सकते, क्यों हम इंडस्ट्री यहाँ पे खड़ी नहीं कर सकते। जबकि बिहार को अगर डेवलप किया जाए तो बिहार के पास प्राकृतिक और हर तरीके से साधन और संपन्न बिहार को बनाया जा सकता है। वो स्ट्रेंथ बिहार के पास है। पूरे हिंदुस्तान को मैं मानता हूं कि चलाने में, चाहे आईएएस कैडर हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे किसी भी आप बड़ी जॉब की बात करेंगे, प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो, बिहार के लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल संदीप जी, क्योंकि मुद्दा बड़ा अहम है और जिस तरह से प्रवासी लोग भी आए हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ा फैक्टर है। क्योंकि जब बहुत सारी तादाद में लोग वापस आते हैं तो उनके लिए कार्य करना ये अपने आप में बहुत बड़ा, मैं कहूँगा, चैलेंज भी है और सरकार के सामने भी चुनौती है कि सभी लोगों को खुश करना और ऐसे लोगों को रोक के रखना कि आप अब आ गए हैं तो आप यहीं पे काम कीजिए। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, जाइएगा नहीं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार की राजनीति की। जिस तरह अब चुनाव का बिगुल बजने वाला है उसे देखकर हर किसी की नज़र आज बिहार के ऊपर। और मैं आना चाहूँगा अरुण कुमार जी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता भी हैं। अरुण जी, आपका जो महागठबंधन है, दरारें उसमें भी पड़ती दिख रही हैं। जैसे मांझी जी चले गए, वैसे ही आपका कुनबा भी बिखरता दिख रहा है। बहुत सारे विधायक इधर से उधर, उधर से इधर चल रहा है। उसे लेकर आपकी क्या आपको कहना है? क्योंकि हर जगह ऐसा नहीं है, जैसा उनके यहाँ है ऐसे आपके यहाँ भी है, लेकिन जिस तरीके से आपके यहाँ से लोग आ रहे जा रहे हैं उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा मुद्दा है ये भी अपने आप में कि 4.5 साल 5 साल आदमी विरोध में, विपक्ष में बैठ के राजनीति करता है और अचानक उसे याद आता है कि नहीं यार, मेरे से तो 5 साल गलती हो गई, अब मुझे आस्था बदल देनी चाहिए और अब मुझे दूसरे दल में चला जाना चाहिए। अरुण जी। जी ऐसा बात नहीं है, आस्था बदलने की बात नहीं। जिस विधायक का टिकट इधर से कटता है वो अपना नया घर तलाशता है। तो जिस लोग का इधर टिकट कट गया, जिसको यहाँ से टिकट नहीं देना था, वो तो जाएंगे ही कहीं ना कहीं। हाँ, आस्था बदलने की बात कब होती? जब कोई एकदम उनको टिकट पक्का रहता और बाद वो चले जाते, तो ये होता है। जैसे श्याम रजक उनके मंत्री थे, वो मंत्री पद को त्याग कर, विधायक पद को त्याग कर वो चले आए हमारे पार्टी में। एक भी बताइए कि हमारे इधर के लोग जो उधर गए, कोई बिहार विधानसभा से इस्तीफा नहीं दिए, ना कोई घर खाली किए, श्याम रजक ने किया। एक उदाहरण पेश किया गया। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के मित्र जो बोल रहे थे कि लालू यादव और तेजस्वी यादव मनरेगा से पैसा लाए कि कहां से लाए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सुशील कुमार मोदी जो बना रहे हैं मॉल, वो कहां से पैसा आ रहा है? सुशील कुमार मोदी एक चुप रहिए। सुशील कुमार मोदी टूटही स्कूटर से चलते थे। तो अरुण जी अगर हम बात करें इस तरह से कहा जा रहा है वो अनुभव ऐसे में, क्योंकि युवा है, लेकिन अब अनुभव जो है वो नीतीश कुमार को जो वो बहुत ऐसे में आप कैसे अपने आप को सक्षम पाते हैं नीतीश कुमार से मुकाबला करने के लिए? क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां उसके अलावा भी हैं। जी लालू जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये इनके नेता लाल कृष्ण आडवाणी को जेल भेजने का काम किया और उसी को खुल्लस में
इन्होंने क्या बताइएगा, आपके जो है आपके जो अध्यक्ष लालू यादव को कहा था कि उनके यहाँ घोटाला का पैसा प्राप्त हुआ, ये लगा रही है, भारतीय ईडी का चक्कर लगा रही है। अरे छोड़िए अरे आपका कहा गया, अरे सुशील मोदी या किशोर यादव कहा गया, कहा से अरुण जी मैं कहूँगा, अजीत जी मैं आपके पास भी आऊंगा। अजीत जी आप अजीत जी सुनिए, मैं आपके पास भी आऊंगा। अरुण जी, जो मैं आपसे बात जानने चाह रहा था, बिल्कुल अरुण जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह अनुभव की बात हो रही है, ऐसे में तेजस्वी यादव किस तरह नीतीश कुमार का मुकाबला कर पाएंगे, क्योंकि अनुभव के ऊपर उनको अभी हर कोई, अगर आप देखें राजनीति में जितने भी लोग हैं ये मानते हैं कि अभी बहुत ही कच्चापन है। ऐसे में बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि विपक्ष का जो मुख्य चेहरा है वो तेजस्वी यादव है। ऐसे में आप कैसे देखते हैं? और यहाँ नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? अरुण जी, नरेंद्र मोदी बैठ के क्या कर रहे हैं? रेलवे को बेच रहे हैं, BSNL को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट को बेच रहे हैं, पटना जंक्शन को बेच रहे हैं। ये तो भारतीय, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सब चीज बेच दिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों एकदम बोकस है, इनको कोई मतलब नहीं इनको। बिल्कुल अरुण जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप जो बातें हैं मुद्दों पे अगर बात करेंगे तो शायद कुछ अच्छा हम समाज को दे पाएंगे। अगर ऐसे ही हम लड़ते रहेंगे तो ना तो आपकी बात कोई सुनेगा, और जो हमारा विषय है, हमारी जो विषय है और हमारी जो थीम है वो सीधी है कि चर्चा करी जाए, बहस ना की जाए। बहस करने के लिए और बहुत सारे मंच हैं, हम चाहते हैं कि बहस की जगह आप अपनी बात रखिए। जी अरुण जी, आपने जिस मुद्दे को कहा उस मुद्दे से तो भटक गए भाजपा वाले। वो लालू यादव और तेजस्वी यादव कहाँ से लाए, तो हमारे पास भी है कि कहाँ से लाए हैं? तो ये अगर आप मुद्दे उन्होंने बेरोजगारी पर नहीं बोला, वो कोरोना पर नहीं बोला, बिहार के हॉस्पिटल का क्या स्थिति है उस पर नहीं बोला, बिहार में हॉस्पिटल की स्थिति क्या है उस पर नहीं बोला। वो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि 15 साल में एक सुई का कारखाना तक नहीं लगा पाया जो व्यक्ति, क्या बोलेगा? शिक्षा को चौपट कर दिया नीतीश कुमार ने। अब क्या आपके यहाँ अपहरण बंद हुआ? सुन लीजिए, अरे आपके यहाँ तो ये दारू वाले लोग को पीटते हैं, दरोगा को, ये क्या है? अरे दरोगा को पीटा एक शराब माफिया, ये क्या हुआ? हाँ, बतिया रहे हैं। आई सृजन घोटाला क्या हुआ? और आपका ये बालिका गृह में क्या करवा रहे थे नीतीश कुमार जी? ये सब मत कहिए। अरे आप अजीत जी, चलिए मैं आप ही के पास आ जाता हूँ। अजीत जी, अरुण जी आप 2 मिनट शांत, 2 मिनट शांत रहिए। मैं अजीत जी अगर बात करें वर्तमान की, तो बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरह बिहार के अंदर बाढ़ आई हुई है, वो भी अपने आप में एक बड़ा, मैं कहूँगा, चुनौती है, बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। लगातार बाढ़ जो है बढ़ती जा रही है, उसे लेकर क्या प्रयास हुए, उसके अलावा जिस तरीके से बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जिसने बहुत सारा राजनीति में बड़ी उथल पुथल मचाई है, और कहीं ना कहीं कुछ घटनाओं ने तो शर्मसार भी किया है। ऐसे में आप क्या मानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जाएंगे? और ये जो अभी है वर्तमान में, कि जैसे जो बाढ़ आई हुई है, बाढ़, उसके अलावा जो प्रवासी मजदूर जो वापस आए हैं वो भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हैं जिसमें लगातार बहुत सारे कोरोना के मरीज बढ़े हैं। और हाँ, ये जरूर है कि जो सही होने का परसेंटेज है वो बढ़ा है, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको क्या लगता है कि कैसे आप लोग चुनाव के अंदर इन सब मुद्दों से पार पाएंगे? जी अजीत जी। संजय जी, एक एक करके मुझसे जवाब ले लीजिएगा। मैं आपके जितने भी प्रश्न हैं मैं उन सभी का जवाब देता हूँ। अभी भाई अरुण जी हमसे कह रहे थे कि कोरोना पे चुनाव के समय में कैसे चुनाव करेंगे, इनके नेता चाहते नहीं थे चुनाव। मैं आपको बता दूं, और रिकॉर्ड आप लिख लीजिए कि भारत में पहली बार बिहार में कोरोना काल में चुनाव हुआ है। इससे पहले दुनिया के अंदर 35 देशों में चुनाव हो चुका है कोरोना काल में। अभी श्रीलंका का चुनाव खत्म हुआ,
इसलिए अपनी जानकारी बढ़ा लें अरुण जी। इसलिए भारत और बिहार ऐसा पहला देश नहीं है और बिहार ऐसा नहीं है पहला कोई जगह कि जहां कोरोना काल में चुनाव हो रहा है। रही बात चुनाव कराने की कोरोना काल में, यह मामला पूरी तरह से चुनाव आयोग के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट में भी ये लोग गए थे, जहां से सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कर दिया कि ये चुनाव आयोग का मामला है। चुनाव पूरी तरह से सक्षम है, स्वतंत्र है, हर चीजों के बारे में विश्लेषण करके कि चुनाव कराना है नहीं कराना है, वो खुद चुनाव आयोग स्वतंत्र है। और आप देखेंगे कि जितनी भी गाइडलाइंस हैं कोरोना से बचने के, वो पूरी गाइडलाइंस का गंभीरता पूर्वक चुनाव आयोग जो है उसका ध्यान रख रही है और निश्चित तौर पे उन्हीं गाइडलाइंस के आधार पे चुनाव आयोग जो है चुनाव कराएगी। ये नीट पे गए कि नीट का एग्जाम नहीं होना चाहिए, जेई का एग्जाम नहीं होना चाहिए, और आपने देखा होगा कि बड़ी जितने भी बच्चे जो गए पूरे देश में नीट का एग्जाम देने, जेई का एग्जाम दे रहे, बड़ी खुशी से वो निकल कर आए कि इतनी अच्छी व्यवस्था भारत सरकार ने किया हुआ था कि उनको कहीं कोई परेशानी नहीं हुई। जो एक व्यवस्थाएं चलती है जो है, हम कोरोना से लड़ेंगे भी, और बाकी जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, जो संविधान के तहत और एक सरकार को जो काम करना होता है वो भी सरकार लगातार कर रही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। आपने प्रवासी मजदूरों की बात बताया, आपने उठाया, मैंने कहा आप देख लीजिए कि पहली बार जब देश के अंदर लॉकडाउन लगाया गया, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, हमारे करोड़ों कार्यकर्ता पूरे देश में सेवा ही संगठन के भाव को अपनाते हुए और अपनी जान की बाजी लगा के अपना चिंता नहीं किया, और ऐसे गरीबों को, जो भूखे लोग थे, जो बेरोजगार लोग थे, सबको जा करके लोगों को मास्क दिया, खाना दिया, बना करके खाना खिलाया, रिक्शा वालों को, ठेला वालों को, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं थी। जरा सुन लीजिए ना, आपको कुछ दिखेगा नहीं ना। अरे जमाती लोग जो थूक थाक कर रहे तो वही ना आप बचाने के उसी के जमातियों को ही बचाना चाहते थे ना। और अजीत जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी अजीत जी, देश में कोरोना फैला दिया, मुझे बोलने दीजिएगा क्या, फिर आपको तितकी लग जाएगा। जमातियों के बोलिए जी, यही होगा आपका। आप जमातियों के चक्कर में रहिएगा तो यही होने वाला है, समझ गए ना। ये देश विरोधी ताकतों के साथ आप रहिएगा तो यही देश के लोग आपके साथ करने वाले हैं, और बिहार में वही होने वाला है आपके साथ। विभाजनकारी जो ताकतें हैं उसको पूरी तरह से मोदी जी ने लगाम लगा दिया है और उसके ऊपर नियंत्रण कस दिया है। जो सर उठाएगा विभाजनकारी ताकतें, उसका सर कुचल दिया जाएगा। आज देख लीजिए चीन भी जो है भारत से कितना पीछे है, और चीन को भी जो है कदम उठाने से पहले भारत के खिलाफ सोचना पड़ रहा है। और हमारे जो देश के, हमारे जो वीर जो है, हमारे वीर सिपाही हैं, वो डटे हुए चट्टान की तरह लेह लद्दाख में, उनकी हिम्मत नहीं है कि आज जो है भारत से टकराए। इसलिए आप जो है जो मनमोहन सिंह के साथ जो आप सरकार में थे, ये मनमोहन सिंह की सरकार नहीं चल रही है देश के अंदर। देश के अंदर जो है 36 अजीत जी बिहार में आ जाएं, सरकार चल रही है। जी अजीत जी बिहार में आ जाएं, जरा बिहार पे बात कर लें। इसलिए जी अजीत जी, अब ये मुझे बोलने देंगे तब ना, मैं तो बिहारी पे बोल रहा था, मुझे बोलने नहीं दे रही है। जी नहीं बोलिए जी। बड़ा भारी चिंता की हो बिहार के बारे में, आप तो बहुत भारी चिंतक हैं, इतना चिंता कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। आपके तेजस्वी यादव हैं, परिवार से उनको फुर्सत है क्या? एक तरफ तेज प्रताप, एक तरफ राबड़ी देवी, एक तरफ मीसा भारती, बाकी कोई यादव है, कोई पिछड़ा है? कोई अधिकार दीजिएगा दूसरों को कि खाली परिवार में ही रहिएगा। परिवारवाद, वंशवाद को खत्म कीजिए। आप देख लीजिए, आप पप्पू को देख रहे हैं ना, एक पप्पू देश के अंदर क्या है, वो भी परिवारवादी है। और परिवारवाद से देश नहीं चलता है, परिवारवाद चलता है लोकतंत्र से, परिवारवाद चलता है धर्मनिरपेक्षता से। लगता है आज कोई भी बिहार पे बोलने को तैयार नहीं दिख रहा है। मैं संदीप जी आपके पास आ रहा हूँ। संदीप जी, अगर देखें बिहार के अंदर
वर्तमान में जब चुनाव होने की स्थिति आएगी तो बहुत सारे फैक्टर हैं संदीप जी। पहला, अगर हम युवाओं की बात करें तो जिस तरह कुछ युवा चेहरे अब की बार राजनीति में और बड़े कद के साथ हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो और चाहे वो तेजस्वी यादव हो, ऐसे बहुत सारे युवा चेहरे हैं। ऐसे में युवाओं का जो मैं कहूँगा मानसिक स्थिति है और युवाओं को जो चुनाव में मैं कहूँगा अपनी तरफ आकर्षित करने की बात है, क्या लगता है आपको कि जो युवा वर्ग है राजनीति के अंदर, बिहार की राजनीति में, वो बड़ा संदीप जी महत्वपूर्ण है। ऐसे में उस युवा की सोच क्या रहेगी इस चुनाव में, और वो जो युवा है वो क्यों मैं कहूँगा चिराग पासवान के साथ ना जाए और क्यों वो तेजस्वी के साथ ना जाए और क्यों वो नीतीश कुमार के साथ जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। और युवाओं के लिए आपको क्या लगता है बिहार में क्या खास रहेगा इस बार? जी संदीप जी। संदीप जी, संदीप जी मुझे लग रहा है आपके पास फिर आवाज नहीं जा रही है। अगर संदीप जी बात करें, संदीप जी मेरी आवाज आ रही है आपको? गोस्वामी जी आवाज ही। हेलो गोस्वामी जी, आप एक बार इनको चुप कीजिए तो मैं अपनी बात रखूं। जी कोई चुप होने वाला नहीं है संदीप जी, आप अपनी बात रखिए। जी गोस्वामी जी, ऐसे इनके शोर के बीच में बात रखना समझदारी नहीं है। बात रखने का भी कोई एक लॉजिक होता है, लोग सुनते हैं आपके चैनल को, देखते हैं। इस तरीके की बहस का कोई मतलब नहीं है कि जनता को पता ना चले स्थिति क्या है, हकीकत क्या है। बताइए बताइए संदीप जी, आपकी आवाज आ रही है? जी बहुत ज्यादा शोर आ रहा है मुझे। जी बिल्कुल। मैं अजीत जी आपसे मैं कहूंगा कि आप 2 मिनट के लिए अपनी बात जब आप रखते हैं तो सामने वाले की बात भी आप लोग सुनिए, क्योंकि अगर चर्चा नहीं होगी तो विषय कैसे सामने आएगा और जनता कैसे जानेगी कि आप लोग चाहते क्या हैं, आपने किया क्या है। क्योंकि एक मंच है, इस मंच पर आप लोगों के लिए एक मंच है, आप अपनी बात रखनी है। आप लड़ने के लिए बहुत सारे और भी मैं कहूँगा मंच हैं जहाँ पर इस तरीके की तकरार होती है। हम यही चाहेंगे कि आप लोग अपनी बात सुनाइए, बताइए कि आपकी सोच क्या है, आप कर क्या रहे हैं, क्योंकि जनता ये जानना चाहती है। जनता तकरार से थक चुकी है। चर्चा कीजिए, विषय पर चर्चा नहीं होगी तो जो दर्शक है उसे पता क्या लगेगा। लड़ाई तो कोई हल नहीं है, इसलिए हम कहते हैं कि चर्चा कीजिए, चर्चा से शायद बहुत सारी चीजें सामने आए। संदीप जी अपनी बात पूरी कीजिए। गोस्वामी जी, जिस तरीके से शोर आ रहा है मैं अपनी बात नहीं रख पाऊंगा। जी मैं लगातार अजीत जी मैं आपके पास आऊं तो आपसे कहूं कि अजीत जी 2 मिनट आप लोग दे दीजिए। संदीप जी अभी आपके पास आवाज आ रही है? जी हाँ, वो दोनों आपस में बोल रहा हूं। जी बोलिए संदीप जी, बोलिए। अरुण जी सुन लीजिए थोड़ा सा। जी हाँ गोस्वामी जी बोलिए संदीप जी। गोस्वामी जी एक बार अपना सवाल बताएंगे जरा? जी एक बार गोस्वामी जी अपना सवाल रिपीट करेंगे, क्या जानना चाह रहे थे आप? अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो संदीप जी युवा बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल युवाओं का ये रहेगा, क्योंकि सामने अब की बार राजनीति में बिहार की अगर हम नेता प्रतिपक्ष मतलब विपक्ष की राजनीति में देखें तो तेजस्वी भी युवा हैं, लेकिन अनुभव की कमी है। उसके अलावा चिराग पासवान है। 2 युवा ऐसे हैं जो बिहार की राजनीति को प्रभावित करते हैं और सामने हैं। ऐसे में युवाओं के लिए मैं ये कह रहा था कि युवा जो है वो क्यों इनके साथ ना जाए और क्यों नीतीश के साथ जाए, या क्यों नीतीश के साथ ना जाए इनके साथ जाए। तो ऐसे क्या प्रभावी मैं कहूँगा कार्यक्रम रहेंगे या क्या मुद्दे रहेंगे जो युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित होना चाहिए। तो युवाओं के लिए बड़ा खास है। उसके अलावा पलायन एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। जिस तरीके से प्रवासी लोग वहां वापस आए हैं उनके लिए भी बड़ा अहम है ये सवाल।
क्योंकि उसमें भी काफी युवा वापस आए हैं। जी संदीप जी। देखिए गोस्वामी जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और एक इंग्लिश में कहावत है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो आप इन्हें आप बच्चा नहीं कह सकते, और बच्चे आजकल बहुत कुछ करने वाले हैं। ये चीजें आप हिंदुस्तान के इतिहास भरा पड़ा है इन चीजों से कि नए लोग आए और उन्होंने क्या से क्या कर दिया। कई एग्जाम्पल है ऐसे देने के, लेकिन मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। तो आपको उम्मीद तेजस्वी से भी होनी चाहिए, उम्मीद आपको चिराग पासवान से भी होनी चाहिए, और जितने नेता हैं। और राजनीति की एक और खास बात आपको बता दूं, कोई भी अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता है। हर जो नेता है, हर एक पॉलिटिशियन है, वो अपने आप को नौजवान मानता है। दूसरों को वो रिटायर कर सकता है, लेकिन खुद मैदान में अड़ा रहता है। रही बात बिहार की, बिहार के मुद्दे बहुत सारे हैं। मैं बिहार में काम करके आया हूं, मैं गवर्नर सत्यपाल मलिक जी का सलाहकार था, राजभवन में था, तो मैंने चीजों को बारीकी से देखा है, जाना है। और ये सारे लीडर वहां पे राजभवन में आते भी थे, मुलाकात भी होती थी। तो मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में जो वहां की राजनीति थी, उसको कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने बदलने का काम किया है। लेकिन गोस्वामी जी, हकीकत ये है कि आज भी बिहार में बहुत कुछ करने की जरूरत है। जिस तरीके से अभी एक साथी ने बाढ़ का जिक्र किया था, ये बाढ़ आज से नहीं आती, सैकड़ों सालों से वहां पे इसी तरीके से बाढ़ आती है, लेकिन आज तक समाधान नहीं हुआ। वहां के लोग लगातार रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान के अंदर अगर गुड़गांव, फरीदाबाद एक इंडस्ट्री का हब बन सकता है, दिल्ली इंडस्ट्री का हब बन सकता है, नोएडा इंडस्ट्री का हब बन सकता है, बेंगलोर इंडस्ट्री का हब बन सकता है, चेन्नई इंडस्ट्री का हब बन सकता है, तो आज तक हम बिहार में इंडस्ट्री डेवलप क्यों नहीं कर पाए? वहां पे ऐसा माहौल क्यों नहीं दे पाए? आज पढ़ाई के लिए बच्चे बाहर जाते हैं, हम ऐसा काम क्यों नहीं कर पाए कि दुनिया से बच्चे आकर बिहार में पढ़ें? जब सुशासन की बात आती है तो हम बिहार का एग्जाम्पल क्यों नहीं देते? आखिर हमारे लीडरशिप या हमारी पॉलिसी कहां बिछड़ गई है? हमारी राजनीति, आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी गोस्वामी जी, कि बिहार में नेता तो मजबूत होते चले जाते हैं, लेकिन हमारा बिहार लगातार कमजोर हुआ है। जब तक हमारे नेता मजबूत होते जाएंगे, जब तक वो हजारों करोड़ के मालिक बनते जाएंगे, तब तक हमारे बिहार की दशा नहीं बदल सकती। हमें अपने बिहार को मजबूत करना होगा, ऐसे नेताओं को मौका देना होगा जो ईमानदारी से काम करे, बिहार को मजबूत करने के लिए काम करें, ना कि खुद को मजबूत करने के लिए काम करें। और जब तक ये परिवारवाद घुसा रहेगा, तब तक बिहार मजबूत नहीं हो सकता। तो इस बार मुझे लगता है कि बिहार का युवा बड़ी विपरीत परिस्थितियों में बिहार पहुंचा है। उसके अंदर एक नाराजगी भी होगी, गुस्सा भी होगा, और मुझे लगता है कि वो सही लोगों के लिए, सही लोगों को चुनने के लिए वोट करेगा। बिल्कुल संदीप जी, बहुत ही अहम बात आपने बताई और बड़ी महत्वपूर्ण ये बात है, क्योंकि जब तक आप बोलने ही नहीं देंगे तो बातें कैसे सामने आएंगी। और मैं अरुण कुमार जी आपके पास आ रहा हूं, और मैं अजीत जी आपसे चाहूंगा कि अरुण जी को सुन लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में आप ही से सारा कंक्लूजन लूंगा, इसका पूरा निचोड़ आपसे लूंगा, तो कम से कम बातें सामने आ जाएं तो उतना है। अरुण जी, अगर बात करें, जिस तरह मांझी जी चले गए हैं, तो एक बड़े नेता हैं वो भी, ऐसे में तेजस्वी जी उनकी भरपाई कैसे करेंगे? दूसरी बात है कि लालू जी की जो चुनाव में हर जगह एक पहचान होती थी, उनके आने से भीड़ जमा हो जाती थी, ऐसे में उनकी पूर्ति कैसे करेंगे? और तीसरी बात जो सबसे अहम है, मैं एक चीज देख रहा था, खुद तेजस्वी बोलते हैं कि जो हमारी कमियां थी पिछली सरकारों को, उसको भूलकर नए तरीके से नई शुरुआत करते हैं और अब की बार मुझे सहयोग कीजिए। ऐसे में बहुत सारे सवाल तेजस्वी के सामने हैं। उसके अलावा घर के विवाद भी बहुत हैं। सबको एकजुट कर कर आगे बढ़ना, ये अपने आप में बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कांग्रेस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर वहां है। ऐसे में उनको भी साथ लेकर तेजस्वी के नेतृत्व में सब लोग चले, ये कैसे संभव हो पाएगा? उसे लेकर आपको क्या लगता है? जी बिहार के माहौल के बारे में बताया, वो हकीकत उन्होंने बयान किया। और जो आप ये जो नया सवाल पूछ रहे हैं कि महागठबंधन पर, तो महागठबंधन में जो भी पार्टियां बची हुई है, चाहे रालोसपा हो, चाहे ये सहनी जी का पार्टी हो या कांग्रेस है, तीन चार पार्टियां हैं, और भी हो सकता है इसमें आने वाले समय में कुछ और पार्टियां भी जुटे।
ये गठबंधन सभी लोग, जो लोग तेजस्वी यादव को नेता मान रहे हैं वही लोग महागठबंधन में रहेंगे। तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने नेता मान लिया बिहार का, तेजस्वी यादव को रालोसपा ने मान लिया, तेजस्वी यादव को सहनी जी के पार्टी ने मान लिया। तो करीब करीब सभी लोगों को, सभी पार्टी के लोगों ने तेजस्वी यादव को मान लिया और तेजस्वी यादव ही बिहार के तारनहार बनकर के उभरे। जहां तक रही बात की तेजस्वी जी ने कहा, तेजस्वी जी ने अपनी पिछले गलती के बारे में उन्होंने कहा कि हमको भूल कर करके पिछली गलतियां अगर कुछ हमसे हुई उसी कारण तो नीतीश कुमार जी आज 15 साल से शासन कर रहे हैं। अगर हमसे गलतियां नहीं हुई होती तो नीतीश जी नहीं आते दोबारा सत्ता में आते ही नहीं, यहाँ लालू जी ही सत्ता में रहते। तो तेजस्वी जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी माई समीकरण की पार्टी नहीं बल्कि A to Z की पार्टी है। और आप देखिएगा कि इन्होंने अपने पार्टी में 45% सीट अति पिछड़ा और दलितों के लिए रिजर्व किया और ये टिकट भी देने का काम करेंगे। तो ये हमारा जो बहुत सारे सुधार का कार्यक्रम है, हमारे दल के अंदर, हमारे पार्टी के अंदर सुधार का कार्यक्रम चल रहा है। हमारे यहाँ अब ये नहीं है कि वो राजपूत है, वो भूमियार है तो उनको टिकट नहीं मिलेगा। ये सब बड़ी बात सब समाप्त हो गई, पुरानी बातें खत्म हो गई। अब तेजस्वी जी के नेतृत्व में सभी को, सभी जात के, सभी धर्म के लोगों को सम्मान मिलने वाली है और मिल रही है। पार्टी संगठन में मिला है, चुनाव के टिकट में भी मिलेगा और पूरे बिहार की जनता चलिए, आपने आज ये घोषणा तो की कि कांग्रेस से सभी दलों ने बिहार में तेजस्वी को अपना नेता मान लिया है। अजीत जी, सबसे अहम बात कि वर्तमान में नीतीश कुमार का जो एक नारा है सुशासन, अगर हम बात करें तो आपको क्या लगता है कि अब की बार भी जो जनता है सुशासन, और एक और अहम जो बात बोली है कि सड़क और बिजली अब पुरानी बात है, अब बिहार नए दौर में है, तो उन सब चीजों को लेकर आपको क्या लगता है कि कितने कामयाब अपने 5 वर्षों को आप लोग मानते हैं? जी अजीत जी। देखिए, ऐसा है संजय जी कि ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही नहीं मानती है कि हम ऐतिहासिक और लगातार जो है बिहार की तरक्की के लिए, किसानों की तरक्की के लिए और दलितों को मुख्य धारा में लाने के लिए लगातार हमने काम किया है। इसको पूरी तरह से जो यहाँ की जनता है उन्होंने अपना पूरा तरह समर्थन दे करके दिखा दिया है कि हम वो लगातार जो है वो एनडीए के साथ है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। आप देख लीजिए आज के दिन में जो नरेंद्र मोदी जी का जो कार्य है और बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, अनेकों ऐसे ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं जिसमें 7 निश्चय ऐसी योजना है। आप देखेंगे कि एक ऐसा समय था कि गरीबों को आप चापाकल से और कुओं से इधर उधर जा करके लोगों को पानी पीना पड़ता था। अब आज के दिनों में सरकार जो है बिहार में 7 निश्चय में से एक निश्चय हर घर नल और जल, नल के माध्यम से जल पहुंचाने की है। और जितने भी मुखिया हैं, मुखिया के माध्यम से एक एक टोला में एक बड़ी बड़ी टंकी लगाई गई है, हर घर तक पाइप बिछाया गया है। ये एक ऐतिहासिक परिवर्तन है जो गरीब दलित कभी देखा नहीं था, सोचा नहीं था कि उसके घर में जो है पाइप के माध्यम से पानी आएगा। आज करके दिखाया। उसी प्रकार से हमको लगता है कि ये खत्म हो गई है बिजली और सड़क, ये खत्म होने वाली बात है क्या? आप देखिए कि आप पिछले जो सरकार की बात आप करेंगे, महीनों 2 महीने तक जो बिजली नहीं होता था, तार लोग काट करके चले जाते थे। आज ये सुशासन का ही असर है कि आज कहीं भी तार बिजली का नहीं कटता। आज अगर कभी 2-3 घंटे बिहार में अगर बिजली चली जाए तो वही एक खबर बन जाती है। आप सोच लीजिए कि कितना ज्यादा तरक्की हुआ। आज अगर बेरोजगारी की आप बात जो करते हैं, बिहार के अंदर युवा इतने मेहनती हैं, इतने कर्मठ हैं
में जा करके एक निर्माण कर रहे हैं। और ये कल्चर है, संस्कृति है। आप देख लीजिए, पंजाब से, दिल्ली से, केरल से, अनेकों जगहों से लोग जो है भारत को छोड़ करके विदेशों में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे कि वो राज्य पिछड़ गया? ऐसी कोई बात नहीं है। ये अपने अपने नेचर होता है, प्रवृत्ति होती है। रही बात बिहार में, बिहार के अंदर जो रोजगार से जोड़ने का, आप देख लीजिए कि जो नौजवानों को जो है रोजगार देने के लिए भारत सरकार की कौशल विकास योजना चल रही है। आज बिहार के अंदर एक बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन लिया कि अनुसूचित जाति के लोगों को और अति पिछड़े लोगों को 10 लाख रुपया जो है का ऋण दिया जाता है रोजगार उद्योग लगाने के लिए, जिसमें 5 लाख रुपया पूरी तरह से माफ है। और आज हजारों ऐसे नौजवान पढ़े लिखे लोग हैं बिहार के अंदर जो 10 लाख रुपए लेकर के और अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं। इस तरह से रोजगार अपना ही भी खत्म कर रहे हैं। जो क्योंकि समय बहुत कम है और सभी लोगों ने अपने अपनी बातें रखी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की राजनीति देश को काफी कुछ प्रभावित करती है। बिहार की राजनीति या चुनाव के प्रसंग सुर्खियों में बने रहते हैं। राजद की राजनीति लालू राबड़ी से होते हुए तेजस्वी यादव तक आई है। वे सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। उधर नीतीश कुमार ने हर तरह के झंझावातों से निकलते हुए शासन पर पकड़ बनाए रखी है और वे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के मतदाताओं को उन पर भरोसा रहे। सत्ता की उठापटक शुरू हो गई है। कोरोना के काल में ये पहला बड़ा चुनाव है, इसका महत्व भी है। आज के विषय में सिर्फ इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।